नमस्कार, योर स्टॉक्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और मेरे साथ है मेरी सहयोगी आशीषा अध्वर्यु। गुड मॉर्निंग आशीषा। और कहते हैं अच्छी मॉर्निंग कल से ही हो रही है, खासतौर पे बाजार में अगर हम देखें। आज भी बाजार में जिस तरह की तेजी है और बड़े लक्ष्यों की ओर लग रहा है बाजार अब यहां से देखता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हमें आने वाले वक्त में नजर आए, क्योंकि इस तरह की रैली जो होती है वो आमतौर पर बीच बीच में मुनाफा वसूली के भी संकेत देती है, लेकिन यहां से बड़ी दौड़ तो बाजार लगा सकता है। लेकिन योर स्टॉक, आपका शो, आप दर्शकों का शो, आप आम निवेशकों का शो। आपको कुछ नहीं करना है, अपने सवाल फटाफट से हम तक पहुंचाने हैं। तरीका बेहद आसान है। आपके स्क्रीन के एक हिस्से में हम वो तमाम तरीके बता रहे हैं जिसके जरिए आप योर स्टॉक्स में अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। तो कुछ नहीं करना है, एक नंबर आपके स्क्रीन पर टॉप पे भी और इसके साथ ही साइड में भी हम आपको फ्लैश करके बता रहे हैं, जिसके जरिए आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप करके, आप अपने सवाल हमें मैसेजेस करके भेज सकते हैं या कॉल करके भी हमसे आप जुड़ सकते हैं। यही नहीं, सोशल मीडिया का जमाना है तो ट्विटर यानी एक्स, इसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सभी पर आप एक्टिव होंगे तो वहां पर भी अपने धड़ाधड़ से सवाल पोस्ट कीजिए। और सबसे आसान तरीका तो मैं बता दूं आपको, कुछ नहीं करना है। YouTube पर जाइए, लाइव कमेंट कीजिए। हम लाइव कमेंट के YouTube के सवालों को भी अपनी चर्चा में शामिल करते हैं। तो YouTube पर भी अपने सवाल पोस्ट कीजिए, हम उन सवालों को भी शामिल करते हैं। और साथ ही कोशिश हमारी यही होती है कि आपके उन सवालों के भी जवाब दिए जाएं जो बेसिक हों। आम निवेशकों के जो सवाल होते हैं, स्टॉप लॉसेस से लेकर मार्केट में कोई टर्म आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वो सवाल भी आप हमें पहुंचा सकते हैं, हम उन सवालों को शामिल करेंगे। तो चलिए फटाफट से सबसे पहले मार्केट पर एक निगाह डाल लेते हैं। तो मार्केट में तेजी का ट्रेंड बरकरार, 22,730 के स्तर के पास इस वक्त निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात करें तो 49,550 के ऊपर इस वक्त कारोबार करता हुआ बैंक निफ्टी। अब इस तेजी को लीड कौन कर रहा है? एमएनएम, जो देखिए इस वक्त 0.25% की तेजी यहां पर दिखाता हुआ। हीरो मोटो में अगर हम देखें तो यहां पर 2.25% की तेजी नजर आ रही है। एचडीएफसी लाइफ भी यहां पर लगभग 0.25% की तेजी नजर आ रही है। टाटा मोटर्स में भी 1.5% की तेजी यहां पर बरकरार। डिवीज लैब, बजाज ऑटो भी इस तेजी के ट्रेंड पर सवारी करते हुए। अब जो थोड़ा बहुत प्रेशर हमें नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है टेक महिंद्रा से, जेएसडब्ल्यू स्टील से, टाटा स्टील से, एनटीपीसी जो कल लगातार कुछ वक्त से शानदार चला था, वहां पर आज हल्की मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। सन फार्मा में भी आज गिरावट है, डॉक्टर रेड्डीज में भी गिरावट नजर आ रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो को आपके सामने रखते हैं तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखिए, 1405 स्टॉक्स इस वक्त ऐसे हैं जो कि हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। वहीं 879 ये वो स्टॉक हैं जो कि इस वक्त जिन पर दबाव हम देख रहे हैं। तो बाजार का पूरा खाका हमने आपके सामने खींच दिया। इस बीच सेंसेक्स पर भी निगाह डाल लेते हैं। लगभग 75,000 के करीब जाता हुआ सेंसेक्स। और चलिए फटाफट से अपने दो खास मेहमानों को शामिल करते हैं। हमारे साथ मार्केट एनालिस्ट निमेश ठाकर और निर्मल बंग के आयुष मेहता जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले निमेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जब बाजार ऐसी रैली दिखाता है तो मुनाफा वसूली का भी डर लगा रहता है, तो जरा बताइए यहां से बाजार को किस तरह भागा जाए? निमेश जी, जरा खुद को अनम्यूट कर लें आप। लगता है कुछ तकनीकी खामी है। चलते हैं आयुष के पास। आयुष, आप राय दीजिए बाजार पे जरा। अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी डेफिनेटली ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। 22,730 का लेवल है और ऑल टाइम हाई 22,775 का है। तो मुझे लगता है 22,775 के आसपास एक रेजिस्टेंस छोटा फेस कर सकते हैं निफ्टी, और वहां से थोड़ी हम प्रॉफिट बुकिंग ऊपर के लेवल्स में देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ऊपर के लेवल से एक स्विंग हाई आज जो 750 का बना है वो इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा निफ्टी का। और नीचे में जो सपोर्ट जोन है वो निफ्टी का है 22,500 रुपए का, 22,500 के लेवल्स का। और बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी हम देखेंगे तो ऊपर का जो लेवल है 49,500 का एक इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट जोन था बैंक निफ्टी में, वो उसने ब्रेकआउट दिया है। और 49,700 के ऊपर जैसे बैंक निफ्टी निकल के ट्रेड करेगा तो ये अच्छा, इसमें हम इसमें एक नई रैली देख सकते हैं जो इस ऊपर में बैंक निफ्टी को 50,000 के ऊपर क्रॉस करके लेके जाएगी। ये हो गए दोनों इंडेक्स के ऊपर बात। तो ये तो राय थी टेक्निकल्स पर। निमेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, मार्केट पर आपकी क्या राय बनती है? निमेश जी, आपको ये सवाल है।
Can you repeat the question? Hello. जी निफ्टी 50 में आज दूसरे दिन लगातार तेजी दिखाई दे रही है, क्या मुनाफा वसूली दिखाई दे रही है? निफ्टी 50 पर आपकी क्या राय है? हाँ, देखिए निफ्टी के अंदर बात करें तो ऑल टाइम हाई के नजदीक चल रहा है। जिस तरह से हम लोग रिजल्ट सीजन देख रहे हैं, मार्केट के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रिजल्ट आ रहे हैं और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये मोमेंटम जिस तरह से बैंक निफ्टी एक लाइफ टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है और निफ्टी के अंदर भी आप देखें तो बैंक निफ्टी का वेटेज काफी है और बैंक निफ्टी के और बैंकिंग स्टॉक के अंदर भी पीएसयू कंपनीज के रिजल्ट्स आने बाकी है। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं बैंकिंग स्टॉक काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और शॉर्ट टू मीडियम टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से अच्छा करेंगे ऐसे चांसेस है। तो अगर बैंक निफ्टी यहाँ मोमेंटम क्रिएट करती है और नया हाई बनाती है तो निफ्टी के अंदर मुनाफा वसूली आना का चांसेस जो है वो मुझे कम लग रहे हैं। तो ऑल ओवर व्यू जो है वो निफ्टी के अंदर मेरा बुलिश है और मेरा मानना है कि निफ्टी के अंदर आने वाले दिनों में हम लोग 23,100 के लेवल देखेंगे, ऐसे चांसेस ज्यादा है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से 300 से 400 पॉइंट की रैली निफ्टी के अंदर दिख रही है और बैंक निफ्टी के अंदर बात करें तो 1,000 से 1,500 पॉइंट की रैली बैंक निफ्टी में आने के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं। क्या तो ये राय थी मार्केट पर 300 से 400 अंकों की रैली निफ्टी पर और 1000 से 1500 अंकों की रैली बैंक निफ्टी पर दिखाई दे सकती है। आगे बढ़ते हैं, हमारे दर्शकों से कुछ सवाल ले लेते हैं। नीलेश शाह जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, अहमदाबाद से जुड़े हैं। नीलेश जी बताएं कौन से स्टॉक पर राय लेना चाहेंगे? हाँ, ऋषभ इंस्ट्रूमेंट है मैडम मेरे पास और वो परचेस है 446 130 शेयर परचेस किया है और दूसरा है कैलटेक एनर्जी, वो बीएससी में है, KELENRG XT ऐसा लिखा है, 2 शेयर है। तो मैं इसके लिए कब तक राह देख सकता हूँ? ठीक है, तो एक है ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स और दूसरा स्टॉक कौन सा बताया आपने? बीएससी में है कैलटेक एनर्जी, तो उसका कोड है KELENRG। ठीक है, तो दोनों ही स्टॉक्स पर राय लेंगे। सबसे पहले आयुष जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। एक तो ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स जो एक रिसेंटली लिस्टेड एंटिटी है, उस पर आपकी राय दीजिए और दूसरा स्टॉक जो सर ने बताया उस पर भी आपकी राय दीजिए। अगर हम ऋषभ से स्टार्ट करते हैं तो ओवरऑल वीकली चार्ट में 420 का इसने एक लो बनाया है और वहां से एक राउंडिंग बॉटम बनाया है। अभी 480 के आसपास ट्रेड किया रहा है स्टॉक। यहाँ से एक मोमेंटम मुझे लगता है यहाँ पे आ सकता है स्टॉक में मिनिमम टारगेट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 520 के कर रहे हैं अभी रिसेंट डेज में। और जो सेकंड बीएससी का स्टॉक है उसका डेटा मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, तो शुरू में नहीं कमेंट कर पाऊंगा। ठीक है, तो ये नज़रिया आपके स्टॉक पे। और चलिए बढ़ते हैं आगे, अगले कॉलर को अपने साथ जोड़ते हैं। हमारे साथ नीलेश शाह, माफ कीजिएगा, अगले कॉलर की ओर बढ़ते हैं। नीलेश का तो हमने सवाल ले लिया। प्रियंका है गाजियाबाद से। प्रियंका गुड मॉर्निंग, पूछिए क्या जानना चाहती हैं? गुड मॉर्निंग सर। सर मुझे एनएचपीसी के लिए जानना है कि एनएचपीसी मेरे पास 25 शेयर हैं, ठीक है, 104 के रेट से। ठीक है, तो पहले तो ये बताइए कि है तो क्वालिटी स्टॉक, लेकिन चूंकि आपने ऊपरी स्तरों पर थोड़ा खरीदारी की है, आपने ये स्टॉक खुद से अपने रिसर्च पे लिया या किसी की राय पे लिया? नहीं सर, खुद से ही रिसर्च से, अब बस आप लोग का शो देख के उसी के देखिए प्रियंका जी, यहाँ पे मैं आपको एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। बाजार में जो राय दी जाती है वो आमतौर पे जब हम कॉलर शो लेते हैं तो केस स्पेसिफिक होती है, उनके लेवल्स अलग होते हैं, उस हिसाब से दी जाती है। दूसरा, खुद की भी अगर आप रिसर्च कर रही हैं तो ये ध्यान रखिए कि तमाम फंडामेंटल्स और बाकी चीजों के बावजूद आपको एक्सपर्ट की सलाह की आवश्यकता होती है। अब देखिए यहाँ आपसे थोड़ी सी चूक हुई और यहाँ आपको नुकसान होता हुआ है। क्वालिटी स्टॉक, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपने थोड़े ऊपरी स्तरों पर इसमें खरीदारी कर ली है। कोई बात नहीं, आपको बेहतर तरीके से गाइड करने की कोशिश करेंगे। निमेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। एनएचपीसी बेहतर ट्रेंड्स नजर आए, कल भी हमने देखा ये स्टॉक का भागा और आप तब सभी एक्सपर्ट की के फेवरेट लिस्ट में लगातार रहा है। ये 104 की हालांकि इनकी खरीद है। बताइए कब तक रुकें कि इनके भाव से ऊपर आ जाए और मुनाफा बन जाए? देखिए एनएचपीसी के अंदर बात करें तो पर्टिकुलरली जिस तरह से दिसंबर क्वार्टर्स के रिजल्ट्स आए थे,
प्रॉफिट के अंदर काफी जो है वो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ था, बट कंपनी के अगर आप पैटर्न देखें तो ऑलवेज दिसंबर और मार्च क्वार्टर्स के जो नंबर आते हैं वो वीक आते हैं, और जून और सितंबर क्वार्टर्स के रिजल्ट जो है काफी अच्छे आते हैं, क्योंकि जो हाइड्रो पावर है वो नॉर्मली मॉनसून के बाद अच्छी कैपेसिटी से चलते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा होता है। मेरा मानना है कि अभी फिलहाल जो वैल्यूएशन पे ट्रेड करे अराउंड, अगर आप पी की बात करें तो 25 के पी के आसपास स्टॉक ट्रेड करे। ऑल ओवर हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से देखें तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव है, बट फिर भी आने वाले क्वार्टर्स में जैसे नॉर्मल मॉनसून की एक्सपेक्टेशन है, मुझे लग रहा है कि आने वाले क्वार्टर्स में रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। तो अगर एक यहाँ से बाउंस आता है या 110 115 के आसपास आता है तो वहां पर मेरी राय बनेगी कि एक बार जरूर से प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि आपकी एंट्री जो है वो महंगे लेवल पे हुई है, आपने रैली आने के बाद एंट्री की है, तो बेटर है कि 115 के आसपास अगर आता है तो जरूर से एक बार एग्जिट कर दीजिएगा। ये काउंटर आपको फिर से नीचे की तरफ मिलेगा, ऐसे चांसेस ज्यादा है। तो आने वाले 3 से 6 महीने में कोई भी एक बाउंस आता है 115 के आसपास का, वहां पर मेरी एग्जिट की राय है। ठीक है, तो ये राय थी एनएचपीसी पर। अगर 110 115 के लेवल्स आते हैं तो आपको अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और अब राजेश जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ बिहार से। राजेश जी बताएं क्या कौन से स्टॉक पर राय लेना चाहेंगे? गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग सर, बताएं। मेरे पास 5,000 शेयर जियो फाइनेंशियल के हैं। ओके, और आपका टाइम होराइजन क्या है? टाइम मैम 5 साल जब भी हमको है, मैं एक इन्वेस्टर के रूप में रखता हूँ, तो मुझे है कि लंबा समय भी रख सकते हैं या जैसा आप लोग का डायरेक्शन होगा वैसा करेंगे। ठीक है, और आपकी बाई प्राइस क्या है? कितने में खरीदे थे ये शेयर? 234 रुपया 50 पैसा। ठीक है, तो जियो फाइनेंशियल पर राय लेंगे। निमेश जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। ऑलराइट, सबसे पहले आयुष जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। टेक्निकल्स पर क्या राय बनती है? उनका मानना है कि वो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, लेकिन पहले टेक्निकल्स की बात कर लेते हैं। जियो फाइनेंशियल्स पर क्या राय है? टेक्निकली स्पीकिंग जियो फाइनेंस अच्छा फ्लैट पैटर्न का फॉर्मेशन है इसके वीकली और मंथली चार्ट में ब्रेकआउट दिया है, प्लस कब से स्टॉक अपने अपवर्ड राइजिंग चैनल में चल रहा है, तो मुझे लगता है स्टॉक में कोई घबराने की बात नहीं है। स्टॉक को डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए रखा जा सकता है, क्योंकि इनका नजरिया लॉन्ग टर्म है, तो आई डोंट थिंक सो इसमें स्टॉप लॉस इनको सपोर्ट करेगा। लेकिन जैसे ही स्टॉक 395 के ऊपर निकल के ट्रेड करना शुरू करेगा, इस स्टॉक में एक नया मोमेंटम आएगा जो मिनिमम स्टॉक को ऊपर में 450 रुपीज तक के लेवल सिखाएगा। ठीक है, तो ये राय थी जियो फाइनेंशियल्स पर। उसमें हम आगे बढ़ें उससे पहले अपने साथ जोड़ते हैं एक बेहद खास मेहमान को। हमारे साथ नतीजों पर बात करने के लिए स्पंदना स्फूर्ति के एमडी और सीईओ शलभ सक्सेना साहब जुड़ चुके हैं। शलभ, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत आपका। ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपसे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटी सी जानकारी के साथ जरा अपने दर्शकों के पास सबसे पहले आना चाहेंगे। ऑप्शन के चैंपियन सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हमारे साथ आज स्वास्तिक इन्वेस्ट मार्ट के संतोष मीणा जुड़ चुके हैं। संतोष जी गुड मॉर्निंग, बताइए आज आपकी ऑप्शन की रणनीति क्या है, फटाफट से बताइए। यस, मैंने ऑप्शन के लिए जो स्टॉक सोर्स किया वो है जीएनएफसी। यहाँ पे 750 कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह रहेगी। 24 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, यहाँ 34 का टारगेट रहेगा, 90 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा। स्टॉक में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है और टेक्निकली भी ब्रेकआउट है, मुझे लगता है यहाँ पे तेजी बन सकती है। शुक्रिया करेंगे संतोष जी। तो जीएनएफसी यहाँ पर ऑप्शन की रणनीति बनाइए, अहम लेवल्स, लक्ष्य, स्टॉप लॉस सब आपके सामने रख दिया गया है, लेकिन आपके सामने सेबी का रिस्क डिस्क्लोजर भी लेकर आते हैं जो बताता है कि जोखिम ज्यादा है, इसलिए अपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर उसकी सलाह, पक्की तैयारी के आधार पर ही इसमें निवेश की सलाह दी जाती है। चलिए अब अपने खास मेहमान का रुख करते हैं। शलभ जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत। अगर हम आपके तिमाही नतीजों को देखें तो काफ़ी स्थिरता नज़र आई है आपके इन नतीजों में। एनआईआई और पैट, अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो यहाँ पर एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन प्रोविजनिंग में भी इजाफा हुआ है 17% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अब ज़रा आसान भाषा में ज़रा समझाइए कि आखिर इसके पीछे की क्या वजहें रही हैं और इन नतीजों को आप किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह से इन्हें समझा जाए। गुड मॉर्निंग, नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को। तो आपके दो सवाल हैं कि जो प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स है, चाहे वो नेट इंटरेस्ट इनकम हो चाहे पैट हो, वो क्यों इंक्रीज हुआ है, एंड देयर इज अ क्वेश्चन ऑन द प्रोविजनिंग। सो लेट मी आंसर द फर्स्ट वन। आप अगर हमारे नतीजे देखें
तो हमारा AUM ग्रोथ ईयर ऑन ईयर यानी 2023 के कंपैरिजन में 2024 में हमारा AUM 41% बढ़ा है। इस क्रेडिट क्वालिटी हमारी इंप्रूव हुई है। अगर आप हमारे GNPA नंबर्स देखें तो लास्ट ईयर जब हमने साल एंड किया था 2.07% था, हमने साल इस FY24 को एंड किया है 1.5 पे। सो ओवरऑल द क्रेडिट क्वालिटी हैज इंप्रूव्ड। इसका नेट इम्पैक्ट ये होता है कि इट हैज हैड इट्स and impacts in the other financials, which includes the profit after tax. So overall business stable रहा है। जो भी हमने ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए थे साल के, जो टारगेट्स थे, उसको हमने अचीव किया है। जहां तक प्रोविजनिंग का सवाल है, हम एक NBFC हैं, वी फॉलो द ECL मॉडल। ECL मॉडल को हमने रिफाइन किया टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्वार्टर। उस रिफाइनमेंट से, क्योंकि पुराना हमने थोड़ा सा वो पुराना मॉडल चल रहा था, तो जब रिफाइन किया उससे थोड़ा प्रोविजनिंग इंक्रीज हुआ है। बट आप ओवरऑल देखें तो हमने इसीलिए हमारा प्रोविजनिंग इंक्रीज नहीं हुआ, हमने हमारी प्रोविजनिंग को वी हैव टेकन इट अप फ्रॉम 70% to 80%। सो 80% की प्रोविजनिंग हमने अब हमारी बैलेंस शीट पे है, जिसकी वजह से हमारे नेट NPA है 0.3%। सो ओवरऑल ये एक अच्छा ही दिस इज अ गुड थिंग टू हैपन, क्योंकि मॉडल अब परफेक्ट हो गया और रिफाइन हो गया है बेसिस द लास्ट कोविड और कोविड के बाद का जो भी एक्सपीरियंस है वो हमने मॉडल में बिल्ड किया है, और जो उससे उसके आउटकम से जो भी उसका इम्पैक्ट आया उससे विच लेड टू द इंक्रीज फ्रॉम 70 to 80%। सो वी आर अ कंपनी नाउ एट 80% प्रोविजन। ठीक है, तो ये तो बात हुई प्रोविजनिंग की। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स की भी बात करते हैं। उसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखे जाए तो सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। तीसरी तिमाही में कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स 12.3% थे, जो अब सुधरकर 11.7 पर आ चुके हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स में इंप्रूवमेंट क्यों दिखाई दिया सिक्वेंशियल बेसिस पर? सो ओवर द लास्ट हम ऑलमोस्ट 4 से 6 क्वार्टर पिछले साल और उसके भी पिछले साल से वी बीन वर्किंग ऑन इम्प्रूविंग द लायबिलिटी फ्रेंचाइजी। उससे क्या हो रहा है कि हमने बहुत सारे बैंक्स को वी हैव बीन एबल टू एंगेज विद अ लॉट ऑफ बैंक्स एंड लॉट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस who have given us who have lent us money at very favorable rates. So ये जो आपका 12.3 से 11.7 का जो सफर है, ये हमारी ऐसी आशा है कि और यहाँ से 20 से 30 बिप्स का इम्पैक्ट आना चाहिए अगले 3 से 4 क्वार्टर में। तो दैट विल बी अ स्टेबल एंटरप्राइज एंड अ स्टेबल लायबिलिटी फ्रेंचाइज। तो हमारा ऐसा मानना है कि ओवर द इयर्स हमने जो हमारी कंपनी जो डिमॉन्स्ट्रेट किया है फाइनेंशियल कैपेबिलिटी और डिस्ट्रीब्यूशन माइट, ये all of that has led to us aligning with the right partners, जिसका ये impact है कि we are getting funds at we are getting borrowings at very favorable rates. बिल्कुल। एक चीज़ और शलभ मैं समझना चाहता हूँ, हम देख रहे हैं कि आपकी एसेट क्वालिटी में भी काफ़ी सुधार हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। क्या हम इसमें और कुछ बड़े सुधार की उम्मीद कर सकते हैं? मैंने प्रोविजनिंग को लेकर आपसे सवाल किया था, इसलिए हमें ये भी बताइए कि जो प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो है उसमें जो सुधार है, क्या उसका भी असर हमें देखने को मिल सकता है? So provisioning एक बैलेंस शीट आइटम है। हमने as I already told you, we taken the PCR up from 70%, 70% से हम उसको 80% तक लेके गए हैं। तो अब 80% पे स्टेबल रहेगा अगले 3, 4, 5 क्वार्टर until we think about it and as and when things progress we'll kind of take a position on it. जहां तक आपका एसेट क्वालिटी का सवाल है, हम पिछले 2 साल से हम एक गाइडेंस दे रहे हैं कि माइक्रो फाइनेंस हालांकि अनसिक्योर्ड लेंडिंग है, लास्ट माइल डिलीवरी है, इसमें 2% का लॉस रेट्स बिल्ड करके अगर आप चलें तो इट इज ऑलवेज गुड, यू शुड बी कंजर्वेटिव। सो अकॉर्डिंगली हमने हालांकि 1.5% का GNPA, बट ब्रॉडली 2% से 2.25% के बीच में अगर आपका साल अगर एंड होता है तो रफली दैट शुड बी द नंबर दैट वन शुड बी लुकिंग एट। अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट, उसके अलावा हम रफली 23 से 25% ग्रोथ टारगेट कर रहे हैं FY25 में। सो ओवरऑल साल एंड तक हम लोग रफली 14,500 से 15,000 करोड़ के AUM तक पहुंचने चाहिए। ठीक है शलभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ET नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए।
इसी स्टॉक पर चर्चा कर लेते हैं। नतीजे आए थे जिसके चलते स्टॉक में 1.5 से 2% की तेजी आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखाई दे रही है। निमेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, फंडामेंटल्स पर क्या राय है? नतीजे तो काफ़ी अच्छे थे, अनुमान से बेहतर थे, जिसके चलते स्टॉक में 1.5 से 2% की तेज़ी आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखाई दे रही है, लेकिन फंडामेंटल्स पर आपकी क्या राय रहेगी? देखिए, जिस तरह से क्रेडिट ग्रोथ है ऑल ओवर सेक्टर के अंदर काफी बेहतरीन है, और मुझे लग रहा है कि ये मोमेंटम जब भी इकोनॉमी एक्सपांड होती है क्रेडिट ग्रोथ बेटर रहने के चांसेस है। और पर्टिकुलरली स्वर्णा स्फूर्ति की बात करें तो एनपीए के अंदर जो है वो एक गिरावट देखने को मिली है। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं स्टॉक जो है वो बेहतरीन कर रहा है। व्यू मेरा करंट लेवल से बुलिश है। मुझे लग रहा है कि आने वाले 1 साल के अंदर स्टॉक में ऊपर की तरफ अगर बात करें तो 1050 से 1100 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ऑल ओवर पर्सपेक्टिव से व्यू बुलिश है और मैं यहाँ से बाय रिकमेंड करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आपको अच्छे संकेत मिलते हुए नजर आते हुए और यहाँ पर आपको खरीदारी की सलाह। बढ़ते हैं आगे, अपने साथ अब एक कॉलर को जोड़ते हैं। शंकर ठाकुर साहब हमारे साथ हैं नासिक महाराष्ट्र से। शंकर जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना चाहते हैं? सर मेरे पास है ना धनलक्ष्मी बैंक के 100 क्वांटिटी। शंकर जी हाँ पूछिए पूछिए, आपकी आवाज आ रही है। धनलक्ष्मी के मेरे पास 100 क्वांटिटी है और 480 की बाय। अच्छा, 48 रुपए पे खरीदा। हेलो, ठीक है। चलिए आपने थोड़ा ऊपरी स्तरों पर खरीदा है, इस पर एक राय लेने की हम कोशिश करते हैं। आयुष, धनलक्ष्मी बैंक 48 रुपए की खरीद, क्या लगता है आपको, क्या ये भाव वापस आ पाएगा? धनलक्ष्मी बैंक की बात करें तो इसने अपर ट्रेडिंग चैनल का ब्रेकआउट जरूर दिया और उसके बाद से उसी चैनल का सपोर्ट लेके स्टॉक साइडवेज ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है जब तक ये स्टॉक 40 रुपीज का लेवल क्लोजिंग बेसिस पे नहीं तोड़ता तो इसमें बने रहा जा सकता है। और इसमें हम मिनिमम टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 60 रुपीज के हैं। इसमें जो ब्रेकआउट आएगा वो 45 रुपीज के ऊपर ही आएगा, जो अभी 44 40 का बन रहा है। 45 के ऊपर एक क्लोजिंग देता है तो इसमें ब्रेकआउट आ सकता है जो स्टॉक को ऊपर 60 रुपीज तक लेके जा सकता है। 40 के स्टॉप लॉस से होल्ड किया जाए। ठीक है, तो ये राय थी धनलक्ष्मी बैंक पर। और एक कॉलर को हमारे साथ जोड़ लेते हैं। उत्कर्ष जी जुड़ चुके हैं प्रयागराज से। उत्कर्ष जी बताएं क्या क्वेरी है आपकी? हमने वो कार्ड शेयर लिया था 800 रुपए में, 4000 शेयर है मेरे। ठीक है, और आपका टाइम होराइजन क्या रहेगा, कितने दिनों तक आप होल्ड कर सकते हैं? अगले 1 साल तक। ठीक है, 1 साल तक होल्ड कर सकते हैं। निमेश, आयुष जी पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, टेक्निकल्स पर क्या व्यू बनता है? अभी स्टॉक करीब 575-70 और लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। वोखाट की अगर बात करें तो काफी ऊपर की खरीद है, तकरीबन 800 रुपए का भाव है, 577 अभी रेट चल रहा है। एक इसमें एक पेंडेंट पैटर्न का फॉर्मेशन है लेकिन ब्रेकआउट अभी तक आया नहीं है। इसका ब्रेकआउट का कंफर्मेशन 600 रुपीज के ऊपर ही आएगा। अगर 600 के ऊपर निकलता है तो इनिशियल टारगेट्स हम 650 तक देख सकते हैं, बट अभी इनिशियली 800 रुपीज के लेवल्स अभी थोड़ा डिफिकल्ट लग रहे हैं चार्ट्स पे। तो हो सकता है अगर इसमें और नए फॉर्मेशन का ब्रेकआउट अगर कुछ आता है तो बाद में पता चलेगा, लेकिन एज ऑफ नाउ इसमें 650 के ऊपर एक रेजिस्टेंस है तो वहां तक ही जा सकता है स्टॉक। ठीक है, तो 650 के ऊपर की रेजिस्टेंस है। ये तो राय ली हमने टेक्निकल्स पर, फंडामेंटल राय भी ले लेते हैं। निमेश जी, वॉकहार्ड पर आपकी क्या राय बनेगी? देखिए, वोकार्ड के अंदर एक टर्न अराउंड स्टोरी बन सकती है, और जिस तरह से पिछले कई टाइम से कंपनी जो है वो यूएस और यूके के अंदर जो है वो अच्छा नहीं कर रही थी, बट पर्टिकुलरली जो यूएस एफडीए के चैलेंजेस थे वो कंपनी ने काफी हद तक एक ओवरटेक कर लिया है और एक टर्न अराउंड स्टोरी बन सकती है। फिर भी अगर देखेंगे तो पिछले क्वार्टर्स के जो रिजल्ट्स आए थे, रिजल्ट्स के अंदर प्रॉफिट नहीं आता, काफी टाइम से कंपनी लॉस मेकिंग कर रही है, बट इस क्वार्टर के अंदर Q4 के रिजल्ट्स आएंगे, वहां पर एक्सपेक्टेशन है कि कंपनी जो है वो लॉस मेकिंग में से प्रॉफिट मेकिंग हो सकती है। तो अगर वाकई में ऐसा रहेगा तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक जो है वो काफी अच्छा कर सकता है, बट ऑल ओवर डिपेंड्स ऑन रिजल्ट्स। तो मेरा मानना है कि 1 साल का नजरिया है, डेफिनेटली आप होल्ड कर सकते हैं क्योंकि वर्स्ट इज ओवर फॉर कंपनी, ऐसा मेरा मानना है, और यहाँ से आने वाले दिनों में कंपनी अच्छा कर सकती है। तो फिलहाल मैं आपको लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से आपको होल्ड की राय देता हूँ। ठीक है, तो वॉकहार्ड एक टर्न अराउंड स्टोरी है, नतीजों का इंतजार करें और 1 साल का नजरिया है तो आप होल्ड करके रख सकते हैं। आयुष जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। निमेश